नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से भारत की कहानी ने एक बिल्कुल ही नई दिशा ली। साल है 1857। क्रांति की आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी चिंगारियां हर तरफ थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था लगभग 100 सालों का, वो अब खत्म हो रहा था और सत्ता की बागडोर सीधे जा रही थी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ये सिर्फ एक पावर ट्रांसफर नहीं था, ये भारत पर शासन करने के पूरे तरीके को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बदलाव। हम 1858 से 1909 के बीच पास हुए 4 बड़े कानूनों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये उस शतरंज की बिसात के नियम हैं जो अंग्रेज भारत में बिछा रहे थे। सही कहा। तो सवाल ये है कि 1857 के उस झटके के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए आखिर क्या रणनीति अपनाई? चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो सबसे पहले आता है 1858 का अधिनियम। इसे नाम दिया गया भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम। हाँ, ये नाम बड़ा दिलचस्प है। नाम तो बड़ा अच्छा है, पर इसका असली मकसद क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। बिल्कुल। और नाम पर मत जाइए। इसका असली मकसद अच्छा शासन देने से ज्यादा मजबूत नियंत्रण स्थापित करना था। मतलब 1857 ने अंग्रेजों को ये दिखा दिया था कि एक ट्रेडिंग कंपनी से इतना बड़ा देश नहीं संभलेगा। हाँ, ये तो है। उन्हें एक सीधी और मजबूत कमांड चाहिए थी जो सीधे लंदन से चले। तो ये एक्ट दरअसल भारत में कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए नहीं था। ये तो लंदन में बैठे लोगों के हाथ में रिमोट कंट्रोल को और मजबूत करने के लिए था। मतलब सारा कंट्रोल लंदन शिफ्ट हो गया। तो फिर भारत में क्या बदला? गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने। क्या ये सिर्फ एक नया नाम था? नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव था। गवर्नर जनरल शब्द से लगता था कि वो कंपनी का आदमी है। अच्छा। वाइसराय का मतलब होता है रॉयल्टी का प्रतिनिधि। तो ये एक सीधी घोषणा थी कि अब भारत पर कोई कंपनी नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटेन की महारानी शासन कर रही हैं। वाइसराय उनका सीधा प्रतिनिधि था, जिससे उसकी हैसियत और ताकत दोनों बढ़ गईं। और लंदन में एक नया और बहुत शक्तिशाली पद बनाया गया, भारत के लिए राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये कौन था और इसकी क्या भूमिका थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आप कह सकते हैं, भारत का असली बॉस था। वो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री था और सीधे ब्रिटिश संसद को जवाब देता था। भारत से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला उसकी मर्जी से होता था। और उसकी मदद के लिए एक काउंसिल भी थी? हाँ, 15 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई, लेकिन वो बस सलाहकार थी। असल ताकत तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ही थी। और इसी एक्ट ने वो पुरानी दोहरी सरकार वाली व्यवस्था भी खत्म कर दी। हाँ, ये दोहरी सरकार क्या थी? इसका जिक्र बार बार आता है, पर ये काम कैसे करती थी? ये एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सिस्टम था। देखिए, कंपनी के व्यापारिक मामले देखने के लिए था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामले देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो 2 अलग-अलग बॉस? बिल्कुल, और दोनों के बीच अक्सर खींचतान चलती रहती थी। 1858 के एक्ट ने इस दोहरे कंट्रोल को खत्म किया और सारी ताकत एक जगह, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथों में दे दी। एक साफ सुथरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो 1858 का एक्ट असल में भारत के लिए नहीं, बल्कि इंग्लैंड के लिए था, ताकि वो भारत को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल, लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया था कि सिर्फ डंडे के जोर पर इतने बड़े देश को चलाना बहुत मुश्किल है। सही बात है। 1857 का सबसे बड़ा सबक यही था कि आप भारतीयों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके शासन नहीं कर सकते। उन्हें लगा कि अगर भारतीयों के गुस्से और उनकी आकांक्षाओं को बाहर निकलने के कोई रास्ता, कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं दिया गया, तो वो फिर से किसी विद्रोह की शक्ल में फट पड़ेगा। और इसी सोच ने अगले कानून की नींव रखी। जी हाँ। और वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व बनाने की कोशिश थी, पर उन्होंने ये किया कैसे? क्या भारतीयों को सीधे चुनाव लड़ने का मौका दे दिया? नहीं नहीं, चुनाव तो बहुत दूर की बात थी। उन्होंने एक बहुत ही सुरक्षित रास्ता चुना, नॉमिनेशन का, यानी मनोनयन का। अच्छा। वाइसराय को यह अधिकार दिया गया कि वो अपनी विधान परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल कर सकते हैं। ये एक शुरुआत थी, पर बहुत ही सदी हुई। और ये कौन लोग थे जिन्हें चुना गया? क्या ये आम जनता के प्रतिनिधि थे? बिल्कुल नहीं। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 लोगों को नामित किया। बनारस के राजा
पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। मतलब सब राजे रजवाड़े। हाँ, सभी राजे रजवाड़े या बड़े जमींदार थे। अंग्रेजों की नज़र में ये भारत के स्वाभाविक नेता थे जो उनके वफादार रहेंगे। वो उस समय उभर रहे पढ़े लिखे मध्य वर्ग को कोई ताकत नहीं देना चाहते थे। उन्हें पता था कि असली चुनौती वहीं से आएगी। दिलचस्प है, इसी एक्ट में एक और बात कही गई है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियां वापस दे दी गईं। ये तो सत्ता बांटने जैसा लगता है पर था नहीं। इसे ऐसे समझिए कि एक कंपनी का सीईओ जो हर छोटे छोटे फैसले खुद ले रहा है, उसे एहसास होता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। तो वो अपने ब्रांच मैनेजरों को कुछ छोटे मोटे फैसले लेने का अधिकार दे देता है, लेकिन कंपनी की बड़ी नीतियां और बजट वो अभी भी खुद ही तय करता है। ये वही था, मुख्य विषयों पर अंतिम नियंत्रण वाइसरॉय के पास ही था। तो ये बस प्रशासनिक सुविधा के लिए था? जी, प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया एक बदलाव था, सत्ता का हस्तांतरण नहीं। और इसी समय पोर्टफोलियो सिस्टम को भी मान्यता मिली, जो आज की कैबिनेट प्रणाली जैसा लगता है। ये क्या था? ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार था। इससे पहले वाइसरॉय की काउंसिल एक टीम की तरह हर मुद्दे पर मिलकर फैसला लेती थी, जो बहुत धीमा प्रोसेस था। अच्छा। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया, जिसमें काउंसिल के हर सदस्य को एक या एक से ज्यादा विभाग सौंप दिए गए। जैसे आज गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय होते हैं, वो अपने विभाग के लिए फैसले ले सकता था। इससे काम में बहुत तेजी आई। ये तो आज की कैबिनेट व्यवस्था का शुरुआती मॉडल था। बिल्कुल। और वाइसराय को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत भी मिली, मतलब आपातकाल में बिना किसी से पूछे कानून बनाने का अधिकार। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी ताकत थी। अगर वाइसराय को लगता कि कोई इमरजेंसी है, तो वो विधान परिषद की सहमति के बिना 6 महीने के लिए कोई भी कानून लागू कर सकता था। तो 1861 के बाद लगभग 30 साल तक यही व्यवस्था चलती रही। लेकिन इन 30 सालों में भारत भी तो बदल रहा था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी, राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी, अंग्रेजों पर दबाव भी बढ़ रहा होगा। बहुत ज्यादा। कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें ज्यादा अधिकार दिए जाएं। वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बैठना चाहते थे। इसी दबाव का नतीजा था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। एक और छोटी सी रियायत। हाँ, एक और छोटी सी रियायत। तो इस बार क्या रियायत दी गई? परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया। मतलब चाबी अभी भी अंग्रेजों के हाथ में ही थी। हमेशा उन्होंने संख्या तो बढ़ाई, पर यह पक्का किया कि किसी भी वोटिंग के सूरत में सरकारी सदस्य हमेशा ज्यादा रहें, ताकि कोई भी बिल सरकार की मर्जी के खिलाफ पास ना हो सके। ये दिखाने के लिए भागीदारी थी, असल में नहीं। लेकिन एक बड़ा अधिकार मिला, बजट पर चर्चा करने का और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का। ये कितना महत्वपूर्ण था? ये प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसकी शक्ति बहुत सीमित थी। आप बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन उस पर वोट नहीं दे सकते थे। अच्छा। आप सरकार के किसी फैसले की आलोचना कर सकते थे, पर उसे बदल नहीं सकते थे। आप एक सवाल पूछ सकते थे, लेकिन अगर सरकार के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। मतलब आपको बोलने का हक तो दिया, पर सुनने वाला आपकी बात मानने के लिए मजबूर नहीं है। बिल्कुल यही बात थी। और मैंने पढ़ा है कि इस एक्ट ने एक तरह से चुनाव की शुरुआत की। लेकिन मजे की बात यह है कि पूरा एक्ट में कहीं भी चुनाव शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये लुका छिपी क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के लिए चुनाव या लोकतंत्र के सिद्धांत को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहती थी। ऐसा करना उनकी अपनी सत्ता को चुनौती देने जैसा होता। तो इसलिए उन्होंने एक घुमावदार रास्ता निकाला। क्या था वो रास्ता? उन्होंने कहा कि कुछ गैर सरकारी सीटों पर कुछ निकायों की सिफारिश पर नामांकन किया जाएगा। ये निकाय कौन थे? जैसे प्रांतीय परिषदों के लिए जिला बोर्ड, नगरपालिकाएं, विश्वविद्यालय और चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिफारिशें भेजते थे, जिनके आधार पर गवर्नर सदस्यों को नामित करते थे। तो ये एक तरह का अप्रत्यक्ष चुनाव ही था, लेकिन नाम नामांकन का था। अच्छा, तो इससे अंग्रेज ये दिखा सकते थे कि सत्ता अभी भी उन्हीं के हाथ में है और वो अपनी कृपा से भारतीयों को शामिल कर रहे हैं। जी, भारतीय अपने अधिकार से नहीं आ रहे। समझ गए। तो अब हम आते हैं 1909 के अधिनियम पर, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या थी? माहौल बहुत गर्म था उस समय। बहुत ज्यादा। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिसके बाद पूरे देश में, खासकर बंगाल में, जबरदस्त आंदोलन शुरू हो गया था। हाँ, स्वदेशी आंदोलन। बिल्कुल। राष्ट्रवाद की एक गर्मपंथी धारा उभर रही थी, जो अब सिर्फ याचिकाएं देने में विश्वास नहीं रखती थी।
अंग्रेजों को डर था कि हालात फिर से 1857 जैसे ना हो जाएं। उन्हें कांग्रेस के नरमपंथियों को मजबूत करना था और साथ ही राष्ट्रवाद की इस लहर को तोड़ने के लिए कोई नया तरीका खोजना था। मॉर्ले मिंटो सुधार इसी दोहरी रणनीति का नतीजा थे। तो सुधार क्या थे? परिषदों का आकार बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से सीधे 60 कर दी गई। हाँ, ये बहुत बड़ा जंप था। और पहली बार प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत में आने की अनुमति दी गई। ये तो बहुत बड़ा कदम लगता है। कागज पर यह बहुत बड़ा कदम लगता था, लेकिन यहाँ भी एक पेच था। क्या पेच था? प्रांतीय परिषदों में जो गैर सरकारी बहुमत था, वो चुने हुए सदस्यों का नहीं था। उसमें नामांकित गैर सरकारी सदस्य भी होते थे, जो अक्सर सरकार का ही साथ देते थे। इसलिए चुने हुए भारतीय प्रतिनिधि मिलकर भी सरकार को हरा नहीं पाते थे। ये एक तरह का भ्रम था। लेकिन सदस्यों के अधिकार तो बढ़े थे। अब वो पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे और बजट पर प्रस्ताव भी ला सकते थे। हाँ, ये एक वास्तविक प्रगति थी। अब बहसें ज्यादा जीवंत और असरदार हो सकती थी। सरकार को अब सदन में ज्यादा जवाबदेह होना पड़ता था। और सबसे बड़ी प्रतीकात्मक जीत थी भारतीयों को वाइसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल करना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारतीय थे जिन्हें इसमें जगह मिली। ये उस कांच की छत में एक बड़ी दरार डालने जैसा था, जो अब तक भारतीयों के लिए बंद थी। लेकिन इस एक्ट की सबसे ज्यादा चर्चा एक बहुत ही विवादास्पद वजह से होती है। पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत। इसका मतलब क्या था और इसके पीछे क्या सोच थी? ये इस एक्ट का सबसे दूरगामी और विनाशकारी प्रावधान था। इसका सीधा मतलब था कि मुस्लिम प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही वोट डाल सकते थे। सिर्फ मुस्लिम वोटर ही? हाँ, अंग्रेजों ने तर्क दिया कि वो भारत में एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा कर रहे हैं। पर क्या ये वाकई हितों की रक्षा थी या कुछ और था? ये बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा हथियार था। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम नेता वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिले थे और उन्होंने ये मांग रखी थी। मिंटो ने इसे हाथों हाथ लिया क्योंकि उन्हें इसमें उभरते हुए एकजुट भारतीय राष्ट्रवाद को तोड़ने का एक सुनहरा अवसर दिखा। तो उन्होंने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल। इस एक कदम ने भारतीय समाज में राजनीतिक आधार पर एक ऐसी दरार डाल दी जो वक्त के साथ और गहरी होती चली गई। इसने लोगों को अपनी भारतीय पहचान से पहले अपनी धार्मिक पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो लॉर्ड मिंटो को जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कहा जाता है? जी हाँ, इसी वजह से इस एक्ट ने, आप कह सकते हैं, फूट डालने की राजनीति को कानूनी तौर पर पक्का कर दिया। और क्या ये सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित था? नहीं, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। समाज को अलग अलग स्वार्थ वाले पोटों में बांटने की एक सोची समझी नीति थी। तो अगर हम 1858 से 1909 तक के इस पूरे सफर को देखें तो एक तस्वीर उभरती है। एक तरफ अंग्रेज भारतीयों को शासन में थोड़ी थोड़ी जगह दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए नए तरीके भी खोज रहे हैं। इसे संवैधानिक निरंकुशता या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कहा जा सकता है। उन्होंने एक संवैधानिक और प्रतिनिधि सरकार का ढांचा तो बनाया, लेकिन उसकी आत्मा निरंकुशी रही। हर सुधार के साथ एक लेकिन जुड़ा हुआ था। जैसे? ज्यादा सदस्य लेकिन सरकारी बहुमत, बजट पर बहस लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं, प्रतिनिधित्व लेकिन धर्म के आधार पर बटा हुआ। ये सब भारत में बढ़ते राजनीतिक दबाव को नियंत्रित करने और ब्रिटिश राज की उम्र बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम थे। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये कानून वाकई भारत को आज़ादी की तरफ ले जाने वाली सीढ़ियां थे जिन्होंने हमारे आज के संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी, या ये उस आज़ादी के रास्ते में बिछाई गई वो कांटेदार झाड़ियां थीं जिनका मकसद रफ्तार को धीमा करना और भारतीयों को आपस में बांटना था?